नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और बहुत ज़बरदस्त आज क्लास होने वाली है। हमेशा की तरह आज भी हमारी 20 क्वेश्चनों की एक क्लास होगी। 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। जो आपका रेलवे का जो PYQ जो बैच चल रहा है, जिसका मैंने नाम दिया है समुद्र मंथन, उसकी एक 19 नंबर क्लास है। इससे पहले मैंने 18 क्लास कर लिए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने पीछे की क्लासेस सारी अच्छे से देखी होंगी और अच्छे से उनके जो मैंने आपको डिस्कशन करवाया है उन क्वेश्चनों को आपने लिखा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, लिखते हैं और उनका एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर पाओगे और दमदार तरीके से कर पाओगे। और कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, उनके जवाब भी मैं देने की कोशिश करता हूं और आपने इतना प्यार दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मेहनत करके और अच्छा कंटेंट आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसी कड़ी में आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। अगर आप क्लास को शेयर करते हैं तो अन्य दोस्त भी जुड़ेंगे, उनको भी कुछ पढ़ने को मिलेगा और इसके साथ साथ मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं आपको अच्छा कंटेंट और दे पाऊं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी यह क्वेश्चन करने से पहले कार्य के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और इस क्लास में मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। कार्य के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे मैं बताना चाहूंगा। अगर आप कार्य की जो बेसिक जानकारी वो प्राप्त कर लेते हो, वो जानकारी प्राप्त कर लेते हो, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम बात करते हैं साथ ही कार्य के बारे में। कार्य यानी वर्क के बारे में बात करते हैं। कार्य क्या है, वर्क क्या है। तो याद रखना, जो कार्य होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रकार की क्या है, ये ऊर्जा है। यानी ऊर्जा के बिना कार्य संभव नहीं है। कार्य तभी संभव है जब उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा के बिना कार्य संभव नहीं है। अगर हम बात करते हैं कार्य के सूत्र की, तो इसके 3-4 सूत्र आपको याद रखने मेरे साथी। इसका जो पहला सूत्र है वो है W बराबर FS कोस थीटा। F का मतलब यहां पर बल है, S का मतलब विस्थापन है और कोस थीटा, थीटा का मतलब विस्थापन और बल के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहा जाता है थीटा। क्लियर है। यानी कहने का मतलब इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि जो कार्य होता है वो एक तो बल के ऊपर, एक विस्थापन पर, कार्य बल विस्थापन व कोण पर क्या करता है, कोण पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य जो होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो साथ ही ध्यान रखोगे, जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है उस कोण के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके अलावा इसका ये पहला सूत्र हो गया। इसके अलावा दूसरे सूत्र की बात करते हैं तो W बराबर जो किया गया जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी होता है और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। क्लियर है बात है। अच्छा, तीसरी बात हम करते हैं कि जो W होता है वो आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसके बराबर भी होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर भी होता है। यानी जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। जो गतिज ऊर्जा होती है उसके बराबर, या फिर गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर भी आपका क्या होता है, कार्य होता है। अर्थात इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात W बराबर जो गतिज ऊर्जा होती है उसको कहा जाता है 1/2 mv²। यह आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। तो जो W होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर भी होता है, या फिर जो W होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर भी होता है। और परिवर्तन गतिज ऊर्जा का कैसे निकाला जाता है, 1/2 m। और ये जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कब आएगा, जब वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन होगा तो उसमें दो वेग हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका प्रारंभिक वेग, एक हो जाता है आपका अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को लिखा जाता है v² माइनस u²। तो यानी ये आपका क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। जब भी गतिज ऊर्जा की परिवर्तन का सूत्र आएगा तो हम ये सूत्र काम में ले लेंगे, और जब भी गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन आएगा तब हम ये सूत्र काम में ले लेंगे। ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सूत्र काम में लेना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सीखने को मिलेगा कि भी कौन सा सूत्र हमें काम में लेना है। लेकिन ध्यान रखना कि जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर भी होता है, और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके बराबर भी आपका क्या होता है, कार्य होता है।
क्लियर है बात है। इसके अलावा साथी याद रखना कि जो कार्य होता है वो आपका कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और साथ ही आपका जो कार्य होता है वो शून्य भी हो सकता है, कार्य आपका शून्य भी हो सकता है। यानी धनात्मक तो कब होगा, धनात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन की दिशा एक हो। बल व विस्थापन की दिशा क्या हो, बल व विस्थापन की दिशा एक हो, एक हो, यानी कहने का मतलब बल और विस्थापन आपस में समांतर हैं, बल और विस्थापन आपस में समांतर हैं, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। कारण क्या है कि बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला जो कोण हो जाएगा, इसमें जो कोण हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और कोण 0 डिग्री हो जाएगा तो कोस 0 डिग्री का मान आपका क्या होता है साथी, 1 होता है। और यहां पर आप 1 रखोगे तो एफ और एस को गुणा करोगे तो प्लस में उत्तर आएगा, यानी ये जो कोस 0 डिग्री का मान होता है वो प्लस में 1 होता है। इसलिए किया गया कार्य क्या होता है आपका, किया गया कार्य धनात्मक होता है। अगर हम ऋणात्मक की बात करते हैं मेरे साथी, तो ऋणात्मक कब होता है, जब बल व विस्थापन की दिशा क्या हो, जब बल व विस्थापन की दिशा विपरीत हो। जब बल व विस्थापन की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, विपरीत होती है, यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है, जो कोण बनता है वो कोण कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो। यानी कहने का मतलब बल इस साइड है और विस्थापन इस साइड है, तो एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का कोण बना। और जब 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी इन दोनों की दिशा विपरीत होती है, तो किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होता है। कैसे, जो आपका कोस 180 डिग्री का मान होता है, कोस 180 डिग्री का मान होता है वो माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 होता है, और इस जगह आप माइनस का 1 रखोगे तो यहां पर माइनस का 1 हो गया, तो ये जो माइनस है ना, -1, ये जो माइनस है ये पूरे मान को माइनस कर देगा, यानी ऋणात्मक कर देगा। इसलिए W का मान क्या आ जाएगा आपका, ऋणात्मक आ जाएगा। अगर हम शून्य की बात करते हैं, शून्य कब होता है, जब बल और विस्थापन, जब बल व विस्थापन, बल व विस्थापन लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो किया गया कार्य आपका शून्य होता है। कैसे, यानी इस बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण कितने डिग्री का होगा, मान लो 90 डिग्री का होगा, तो किया गया कार्य शून्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। कैसे कि यानी कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये आपको पता है, ये मैथ में आपने सीख रखे हैं कि कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, और जैसे ही आप ये 0 मान यहां पर रखोगे तो पूरे मान को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। क्लियर है बात है। यानी शून्य कब होता है, जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बने, या फिर बल का मान क्या मिले आपको, शून्य मिले, यानी बल शून्य हो, या फिर आपका विस्थापन है वो शून्य हो, या फिर क्या हो, विस्थापन शून्य हो। यानी अगर बल शून्य होगा तो भी आपका किया गया कार्य शून्य होगा, अगर विस्थापन शून्य होगा तो भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, कारण क्या है कि मान लो यहां पर इस बल का मान शून्य है, तो बल का मान शून्य है तो ये पूरे मान को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, क्योंकि 0 का हम गुणा करेंगे किसी भी संख्या के साथ तो वो 0 ही बन जाता है। इसी प्रकार से अगर विस्थापन का मान भी शून्य है, अगर विस्थापन का s का मान शून्य है, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्लियर है बात है। तो इतनी सारी बातें जो बेसिक जानकारी थी कार्य के बारे में, जो आपको याद रखनी थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथी, और अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन कार्य का गलत नहीं होगा इस क्वेश्चन के आधार पर। ये जो मैंने बेसिक जानकारी आपको दी है इसके आधार पर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, कार्य के जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाओगे, खुद कर पाओगे, मुझे करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। इतना जल्दी से आप काम कर पाओगे अगर आपने ये बेसिक जानकारी आपने कार्य की अगर ले ली है तो। इससे पिछली वाली क्लास में भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कार्य का, अगर आपने नहीं समझा तो यहां समझ सकते हैं, अगर पीछे आपके समझ में आ गया तो आपका ये रिवीजन हो गया। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जो किया गया कार्य होता है वो उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी मान लो कि ये आपकी जमीन है, और जमीन से आपने कुछ ऊंचाई के ऊपर, आपने कोई वस्तु रख दी, तो बताओ कितना कार्य किया गया। तो इस कार्य को किसके रूप में परिभाषित करेंगे। तो साथी ध्यान रखना कि जो जमीन होती है, जमीन जो धरती होती है, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी क्या करती है, एक बल लगाती है, उस बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये पृथ्वी एक बल लगाती है जिसका नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कहने का मतलब ये आपने जो
स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया जो कार्य होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो किया गया कार्य होता है साथी, वो किसके बराबर होता है, उसको हम किसके रूप में परिभाषित करते हैं? स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया जो कार्य होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध या फिर विपरीत उठाया जाए या फिर उठाया गया जो सामान होता है उसके रूप में हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। अब जैसे इसको हमने धरती से ऊपर उठाया तो इस वस्तु के ऊपर क्या लगने लगा मेरे साथी? इस वस्तु के ऊपर लगने लगा गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि जब भी कोई वस्तु ऊपर जाती है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, उसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यानी जब भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो कार्य किया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जब भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो कार्य किया जाएगा, इसके रूप में जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा? एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य होता है। अब पढ़ के देखना है आपको। ऑप्शन नंबर एक को देखो कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने के रूप में जो किया गया कार्य होता है उसके रूप में क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। देखो, हमने इस वस्तु को ऊपर उठाया तो किसके विरुद्ध काम किया? इसने गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम किया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है साथी वो आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो किया गया कार्य होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उठाया जाए, इसके रूप में क्या करते हैं? उसको परिभाषित करते हैं। क्लियर है बात है? तो ये बात आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं इसको। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन आया था जो अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखो साथी, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, जो आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको सूत्र याद है तो। देखो क्वेश्चन देखो क्या है कि 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यानी इसमें आपको वस्तु जो उसका मास यानी जो उसका द्रव्यमान दे रखा है उसका मान दे रखा है आपको 1 केजी। इसका द्रव्यमान कितना दे दिया? 1 केजी। यानी 1 केजी की एक वस्तु, केजी जो होता है, केजी वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, इसका मतलब m का मान आपको 1 केजी दे दिया यहां पर। और कितने मीटर ऊंचा उठाया जाता है? यानी h हाइट का जो मान दे दिया वो आपको दे दिया 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आपको कार्य ज्ञात करना, W ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है आपको। तो मैंने अभी आपको सूत्र बताए थे, 3-4 सूत्र बताए थे कि W बराबर एफ एस कोस थीटा भी होता है, W बराबर mgh भी होता है, W बराबर 1/2 mv स्क्वायर भी होता है और W बराबर 1/2 m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भी होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। साथी ऐसा सूत्र देखो W का जिसके अंदर m आए और h आए, तो आप कहोगे भैया इसमें तो सूत्र होता है mgh, बिल्कुल यही सूत्र लगेगा। ये जो W है, ये W का W लिख दिया, M का मान हमें 1 दे रखा है और G का मान हमें लेना है। या तो G का मान अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे देगा भी, आपको ये काम में लेना है, अगर नहीं दे तो अब आप 9.8 भी ले सकते हो या फिर आप 10 मान भी इसका ले सकते हो। वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में पॉइंट के अंदर मान दे रखे हैं तब आप ये काम में लोगे, अगर पॉइंट में मान नहीं दे रखा है तब आप ये काम में लेकर देखोगे। ठीक है, तो अब आपको तो दे रखा है कि आपको जो G का मान है दे रखा है ना, कि मान लीजिए G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपको G का मान कितना लेना है? 9.8 लेना है। और H का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अगर आप इसको गुणा करते हो तो इसको अगर गुणा करते हो तो कितना आता है? 98। और साथ ही ध्यान रखना ये जो कार्य होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और जूल को हम किसके द्वारा लिखते हैं? जे के द्वारा लिखते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका मात्रक क्या दे रखा है। अगर मात्रक सही नहीं दे रखा है, मान लो ऑप्शन में ये होता 98 W, 98 जूल, 98 C, 98 A, तो आपको क्वेश्चन में सारे ही क्या कर रखे हैं? 98 उत्तर दे रखा है, लेकिन देखना है कि मात्रक कौन सा उसका, तो मात्रक साथी इसका जे होता है, इसलिए आपका यही उत्तर सही माना जाएगा। क्लियर है बात है? तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, इसका मात्रक भी देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 98 जूल, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना, ए, वो करेक्ट होगा। अब आपका ये जो आएगा ये प्लस में मान आएगा, क्योंकि सारे मान प्लस के हैं तो ये प्लस में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में -98 दे रखा है जो आपका गलत है, प्लस का आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो फिर आगे बात करते हैं हम। देख लीजिए पहले तीसरे क्वेश्चन को। क्या है तीसरा क्वेश्चन? कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, यानी जमीन से 20 केजी का सामान ऊपर उठाता है
और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर के ऊपर रख लेता है, 2 मीटर ऊपर अपने सर के ऊपर रख लेता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी जो एक व्यक्ति है, एक कुल्ली है, वो कितने केजी का सामान, 20 केजी का सामान, यानी एम का मान आपको 20 केजी दे रखा है, 20 केजी का सामान कितने मीटर ऊंचा रखता है, 2 मीटर अपने सर के ऊपर रखता है, 2 मीटर। एच का मान 2 मीटर दे दिया, तो आपको डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। तो वही सूत्र मेरे साथी काम आएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। जो डब्ल्यू का मान है, डब्ल्यू का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो एम का मान आपको 20 दे रखा है और साथ ही जी का मान आपको दे रखा नहीं, इसमें जी का मान आपको कितना लेना, 10 लेना है। अगर नहीं दिया होता तो भी हम क्या करते, 10 लेते। किसके आधार पर, ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन को देख लेते, ऑप्शन में प्लस पॉइंट में मान है या पॉइंट में नहीं है। अगर पॉइंट में है तो 9.8 काम में लेंगे, अगर पॉइंट में नहीं है तो हम 10 काम में ले लेंगे। और एच का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो अगर इसको आप गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे साथी, 400 जूल आएगा। आपका ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना, वही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे सही? अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक लोचा और हो जाता अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता। क्वेश्चन क्या करता, ये तो इसमें दे रखा है कि एक कुल्ली है, एक कुल्ली है, वो नीचे से सामान उठाता है और अपने सर के ऊपर रख लेता है। तो उसने नीचे से उठा के अपने सर के ऊपर जो सामान रखा, तो उस सामान के ऊपर इसने कितना कार्य किया, तो कितना आया आपका, 400 जूल निकल के आ गया। लेकिन साथी क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता। कैसे कि कोई कुल्ली 20 केजी का सामान उठाकर 2 मीटर ऊंचा अपनी ऊंचाई पर अपने सर के ऊपर रखता है और वो 20 मीटर दूरी तय करता है। कितने मीटर दूरी तय करता है, 20 मीटर दूरी तय करता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो साथी इसका उत्तर आएगा 0। अब आप कहोगे कैसे? साथी इसमें मान आपको बहुत सारे दे रखे हैं, 20 केजी मान भी दे रखा है, 2 मीटर ऊंचाई भी दे रखी है, दूरी का मान भी दे रखा है, यानी विस्थापन का मान भी दे रखा है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। उसका कारण क्या है कि मान लो कोई कुल्ली है, ये कुल्ली है मान लो, और इस कुल्ली भाई साहब ने क्या किया, इस कुल्ली भाई साहब ने अपने सर के ऊपर इस प्रकार से बोझ रख लिया 20 केजी का, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 2 मीटर, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2 मीटर यहां से उठा के ऊपर अपने सर के ऊपर रख लेता, तब तो किया गया कार्य कितना होगा, 400 जूल होगा। लेकिन ये यहां से उठा करके इसको चल देता है, इस प्रकार से चल देता है, और मान लो ये 10 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 10 मीटर। तो अब किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। कारण कि इसने क्या किया, जो विस्थापन तय किया वो इस साइड किया है, और इसका जो भार है ना, ऊपर सर के ऊपर भार है, वो बल की साइड लगा रहा है। ये जो भार बल लगा रहा है वो नीचे की ओर लगा रहा है। ये भार किस साइड बल लगा रहा है, नीचे की साइड, और विस्थापन इसका इस साइड है। तो विस्थापन और इस भार के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है साथी, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण बनता है तो कोस 90 डिग्री बराबर कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 आता है। और अगर कोस 0 डिग्री का मान 0 है तो आपका किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई थी, समझ में आई बात? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि वो वस्तु उठा करके आगे चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर वो चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अगर वो खड़ा है और अपने सर के ऊपर नीचे से उठा के ऊपर रख लिया, नीचे से उठाकर ऊपर रख लिया, तो नीचे से उठाकर ऊपर रखने में किया गया कार्य तो 400 जूल है, लेकिन वो चल देता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है मेरे साथी, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, मैं आपको सारे डाउट हैं वो क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको तो जो जितना मैं बता रहा हूं उतना अच्छे से समझने की कोशिश करो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करो, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क करो, आपको जरूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर जो एस का मान दे रखा है, यानी विस्थापन का मान दे रखा है, वो आपको 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा साथी इसमें आपको जो बल दे रखा है, एफ का जो मान दे रखा है, फोर्स का मान दे रखा है, वो आपको 1 न्यूटन दे रखा है। और एक बात और दे रखी है, यानी बल की दिशा में ही क्या है, बल की दिशा में ही विस्थापन है, दे रखा है ना इसमें। बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय करती है, 1 मीटर दूरी तय करती है बल की दिशा में। बल की दिशा में अगर बात आ जाए तो बल की दिशा में आ जाता है तो कोस का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहां पर थीटा का मान मेरे साथी 0 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी साइड तो आपका बल है और इसी साइड विस्थापन है, और जब विस्थापन और बल एक दूसरे के समांतर होते हैं तो बनने वाला कोण आपका 0 डिग्री होता है।
यानी यही तो आपका, इसी प्रकार से तो आपका बल है और इसी दिशा में आपका क्या है, विस्थापन है। तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, यानी थीटा का मान कितना आ गया आपका, 0 डिग्री आ गया। यानी हम कोस थीटा के जगह में कितना काम मिलेंगे, 0 डिग्री काम मिलेंगे। अब साथी आपको एक ऐसा सूत्र देखना है डब्ल्यू का जिसके अंदर एफ आए, जिसके अंदर एस आए और जिसके अंदर कोस थीटा आए। तो साथी आपको पता ही है डब्ल्यू बराबर होता है आपका एफ एस कोस थीटा। पीछे हमने जो क्वेश्चन किए थे ना 2, उसमें हमने W बराबर mgs वाला सूत्र काम में लिया था, क्योंकि उस सूत्र में हमें m और g और h का मान दे रखा था और इसमें हमें f और s का मान दे दिया, इसलिए हम ये सूत्र काम में लेंगे। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा भी कौन सा सूत्र काम में लेना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, f का जो मान है वो आपका दे रखा है 1 गुणा s का मान भी आपको 1 दे रखा है और साथ ही इस कोस का कोस आ गया और थीटा का मान कितना दे रखा है, 0 डिग्री। तो W बराबर 1 गुणा और कोस 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। यानी कहने का मतलब इस W का मान जो आएगा मेरे साथी वो आ जाएगा W बराबर आपका 1 आ जाएगा। लेकिन 1 के आगे हम क्या लगाएं, 1 के आगे क्या लगाएं, W का जो मात्रक होता है यानी कार्य का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, तो हम क्या लगा देंगे, J लगा देंगे। तो W बराबर उत्तर आएगा आपका 1 जूल। ऑप्शन नंबर डी, जो डी है ना, ऑप्शन नंबर डी, वो इस क्वेश्चन का इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन तो अच्छा है। मान लो इसने दे रखा है कि एक यात्री है और उस यात्री ने क्या किया, 10 केजी का एक सूटकेस है, 10 केजी का सूटकेस है, वो अपने सर के ऊपर लिए खड़ा है, अपने सर के ऊपर लिए खड़ा है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। वो खड़ा है, सिर्फ ना तो आगे चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खड़ा है। अब देखो, एक हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन और किया था कुल्ली वाला, उसमें क्या किया था कि एक 20 केजी का कोई वस्तु थी, कोई 20 केजी का सामान था, उस 20 केजी के सामान को नीचे से उठाकर वो अपने सर के ऊपर रखता है और कितने मीटर ऊंचाई पर रखता है। अगर हम बात करते हैं एस का मान ज्ञात करें, यानी एच का मान ज्ञात बताएं, तो उसमें एच का मान था आपका 2 मीटर, 2 मीटर ऊंचाई पर अपने सर के ऊपर रख लेता है। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य आपका 400 जूल आया था। लेकिन इस कंडीशन में क्या है साथी, इस कंडीशन में सिर्फ आपको इतना दे रखा है कि जो सूटकेस है वो 10 केजी की है और वो उस सूटकेस को अपने सर के ऊपर लेके खड़ा है। ना तो उसमें हाइट दे रखी है, ना उसमें हमें एस का मान दे रखा है, ना उसमें एफ का मान दे, कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ इसमें 10 केजी मतलब एम का मान आपको दे दिया और वो इस प्रकार से खड़ा है। तो आपको पूछा है किया गया कार्य कितना होगा। साथी इस कंडीशन में किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। अब शून्य क्यों होगा, आप कहोगे शून्य क्यों होगा। साथी उसने ना तो वो नीचे से उठा के रखा है सामान, अगर वो नीचे से उठा के अपने सर पर रखता और हमें हाइट दी होती तो हम मेजरमेंट कर लेते एमजीएच के द्वारा, एमजीएच वाले सूत्र के द्वारा। अब हमें हाइट नहीं दे रखी है तो ये सूत्र हम काम में ले नहीं सकते, और अगर हम ये सूत्र काम में लें, एफ एस कोस थीटा वाला सूत्र काम में लें, तो इसमें ना तो एफ का मान दे रखा है ना एस का मान दे रखा है, यानी एस इसमें है ही नहीं, वो तो खड़ा है। इसका मतलब एस का मान तो आपका 0 है, विस्थापन का मान तो 0 है, और विस्थापन का मान 0, इसलिए पूरा किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। इसमें 3 कंडीशन बनती है, तीनों कंडीशन मैं आपको बताना चाहूंगा। साथी तीनों कंडीशन को समझ लेना, तीनों कंडीशन को समझ लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई यात्री है और वो यात्री 10 केजी का सूटकेस है, 10 केजी का कोई सूटकेस है, उस 10 केजी के सूटकेस को वो जमीन से क्या करता है, जमीन से सर पर रखता है, और जमीन से सर की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है, मान लो 2 मीटर है, यानी एच का मान आपका 2 मीटर है। तो इस कंडीशन में जो किया गया कार्य साथी वो आपका होगा 200 जूल। क्या होगा, 200 जूल। क्यों, क्योंकि इसमें हम W बराबर mgs वाला सूत्र लगा लेंगे। तो W बराबर m का मान आपको 10 दे रखा है और g का मान 10 ले लेंगे, और h का मान आपको 2 मीटर दे रखा है, इसलिए इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 200 जूल आ जाएगा। अगर ऐसा ही एक मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक यात्री है, उस यात्री के पास में 10 केजी का सूटकेस है, 10 केजी का सूटकेस है, और वो 10 केजी के सूटकेस को अपने सर के ऊपर लेकर, सर पर लेकर 100 मीटर प्लेटफॉर्म पर चलता है, 100 मीटर दूरी तय करता है, 100 मीटर दूरी तय करता है। तो इसमें किया गया कार्य है ना, इसमें जो कार्य है वो क्या होगा, इसमें भी कार्य शून्य होगा, इसमें कार्य आपका शून्य होगा। क्यों, कारण क्या है कि इसमें हमें हाइट ने तो नहीं दे रखी,
हमें इतना दे रखा है कि 10 kg का सूटकेस अपने सर के ऊपर रख रखा है और वो इस प्रकार से चल रहा है। इसका मतलब उसने विस्थापन इस साइड दूरी तय किया 100 मीटर, इस साइड इसने 100 मीटर दूरी तय की है, लेकिन अपने सर के ऊपर जो भार उसने 10 kg का रख रखा है, उस भार ने उसमें बल किधर लगा रखा है, नीचे की ओर। तो इस बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। और कोस 90 डिग्री का जो मान होता है साथी, वो आपका 0 होता है। अब कोस 0 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान 0 हो गया, तो हम कोस मतलब 0 का मान हम गुणा करेंगे Fs से। ये आपका सूत्र होता है ना, W बराबर Fs। इसमें हम कोस थीटा की जगह हम क्या कर लेंगे, 0 का मान ले लेंगे, तो इसको हम 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है बात है? तो इसमें और इसमें फर्क देखो क्या है। इसमें आपको 2 मीटर ऊंचाई दे रखी थी और 2 मीटर ऊंचाई पर अपने सर पर रखने में किया गया कार्य आपको पूछा था, तब आपका 200 जूल आया। लेकिन वही 10 kg का सूटकेस अपने सर के ऊपर रख के और वो आगे चल देता है और 100 मीटर दूरी तय करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, आपका 0 होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसी प्रकार से कोई यात्री है, यह मैं क्वेश्चन हटा देता हूं एक बार। इसी प्रकार से कोई यात्री है, वो यात्री 10 kg का सूटकेस लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, इस स्थिति में किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। कारण क्योंकि इसमें विस्थापन नहीं है, ना इसमें बल दे रखा, इसमें सिर्फ हमें 10 kg का मान दे रखा है, 10 kg यानी m का मान दे दिया ना, तो इसमें हमें सिर्फ इसमें m का मान दे रखा है, ना इसमें f का मान दे रखा, ना इसमें s का मान दे रखा, ना इसमें कोस थीटा का मान हमें दे रखा, और ना इसमें हमें h का मान दे रखा, इसमें सिर्फ m का मान दे रखा है। तो ये मान हमें नहीं दे रखे हैं, तो हम इस s का मान क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। s का मान क्या मान लेते हैं, कल्पना के आधार पर 0 मान लेते हैं, क्योंकि वो खड़ा है, इसका मतलब वो चल नहीं रहा है, और नहीं चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि s का मान 0 हो गया, और यहां पर अगर s का मान 0 है तो साथ ही पूरा मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डाउट वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको डाउट में नहीं पड़ना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कोई भी अगर आपको कंफ्यूज होता है तो उसके लिए मैं हूं, आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा साथी, वो अगली क्लास में या फिर तुरंत आपका वीडियो कॉल के माध्यम से, या फिर कॉल के माध्यम से, या फिर मैसेज के माध्यम से, या फिर कमेंट का भी रिप्लाई दे करके, या फिर अगली क्लास में आपका डाउट सोल्व किया जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। बस आप आपका डाउट मेरे तक पहुंचा दीजिए कैसे भी करके, ठीक है। और व्हाट्सएप से कैसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखे हैं, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जब तक साथी आपको एक सीट नहीं मिलेगी ALP और टेक्नीशियन में, या फिर रेलवे में किसी भी प्रकार की कोई सीट आपको नहीं मिलती है, जॉब अगर आपको नहीं मिलती है, तब तक मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा और आपको साइंस से परेशान होने नहीं दूंगा, यह मैंने आपसे दावा किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ सामने साथी, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए मेरे साथी। क्वेश्चन क्या है वो देखो कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, ठीक है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा, यानी कितने मीटर की वस्तु है, सॉरी कितने किलोग्राम की वस्तु है। अगर वस्तु की बात करें हम, वस्तु का जो भार है, m का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है, सॉरी 4 kg। वस्तु का जो भार है वो कितना kg दे दिया आपको, 4 kg दे दिया। और इसमें दे रखा है कि 4 kg की जो वस्तु है उसको, उसका जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी उसका जो वेग है वो कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग है। और उस वेग को आपको बढ़ाना है, और उस वेग को बढ़ा करके कितना करना है साथी, उस वेग को बढ़ा करके आपको 10 करना है, 10 मीटर प्रति सेकंड करना है। अब यहां पर बात आई, यहां पर 2 वेग हो गए, एक वेग तो ये हो गया और एक वेग ये हो गया, यानी ये प्रारंभ में वेग था और प्रारंभिक वेग को हम लिखते हैं u। तो ये तो आपको u का मान दे रखा है, और साथ ही ये आपका अंतिम वेग दे दिया। कितना करना है अंत में, आपको 10 मीटर प्रति सेकंड करना है, इसका मतलब ये आपका अंतिम वेग है, इसको हम लिखते हैं v के द्वारा। क्लियर है बात है, ठीक है। ये आपको 2 वेग दे रखे हैं, तो आपको 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग 10 मीटर प्रति सेकंड करना है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना है, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में भी क्या होगा साथी, उसकी गतिज ऊर्जा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके बराबर किया गया कार्य आपका बराबर होता है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो देखो जो कार्य होता है, आपको यही पूछा है कि कितना कार्य किया जाएगा, तो जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आपका कार्य होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m। अब यहां पर दो वेग हैं, एक वेग तो आपका v है, एक आपका u है, यानी एक तो अंतिम वेग है, एक आपका प्रारंभिक वेग है। और जब भी आपको परिवर्तन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या करते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें सूत्र होता है mv²। तो यहां पर तो एक वेग था इसलिए हमने एक v लिख दिया, लेकिन अब की बार दो वेग आ गए, अंतिम और प्रारंभिक, इसलिए हम दो वेग को हम क्या करेंगे, अलग अलग से लिख देंगे। इस प्रकार से पहले लिखेंगे अंतिम वेग v² और फिर लिख देंगे u²। तब आपका दोनों का जो अंतर है ना वो एक बन जाएगा वापस से। क्लियर है बात है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसके आधार पर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो W बराबर 1/2 m का मान आपको दे दिया 4 गुणा v का मान आपको दे रखा है 10 और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 माइनस u का मान आपको 5 दे रखा है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब इसको हम काट देंगे 2 से, तो ये आएगा, देखो यहां पर 2 बचा और इस 100 में से 25 को घटाएंगे कितना बचेगा 75 और 75 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा साथी 150। लेकिन 150 का हम जे लिखेंगे, जे का मतलब W का मात्रक, कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, नीचे की ओर गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, 2 मीटर की ऊंचाई से वो गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल लगने के कारण किया गया कार्य कितना होगा। यानी उस वस्तु की जो ऊंचाई, उस गेंद की जो ऊंचाई आपको दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी 2 मीटर दे रखा है, इसमें 2 मीटर की ऊंचाई से वो गिरती है। तो इसमें h का मान जो दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उस वस्तु का वजन कितना है, तो 0.1 kg, 0.1 kg उस वस्तु का द्रव्यमान है। और g का मान आपको यहां पर दे रखा है, g का मान कितना लेना है साथी 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको g का मान कम में लेना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा mgh। तो W बराबर m का मान 0.1 गुणा g का मान कितना है 9.8 गुणा इस h का मान आपका 2 है। तो आप जैसे इसको गुणा करोगे साथी, जैसे इसको गुणा करोगे तो आपका W का मान देख लो कितना आएगा, W का मान आपका 1.96 जूल आएगा, क्योंकि इसको हम गुणा करते हैं 98 को 2 से गुणा करते हैं 196, तो 196 तो हो गया, 98 को 2 से गुणा करने पर 196। अब 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो क्या बनेगा आपका 1.9। ठीक है, तो 1.96 जूल ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे क्लियर है ना। बताओ कोई दुख दर्द तकलीफ है तो बताओ मेरे को, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है यदि, यानी कार्य शून्य कब होता है, बल भी लग रहा है लेकिन कार्य भी शून्य है, तो कार्य शून्य कब होगा वो आपको बताना है। कार्य कब होगा, जब उसका विस्थापन, यानी W बराबर क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा होता है। अब आपको कह रहा है कि इस बल तो लग रहा है, यानी बल का तो कोई ना कोई मान है, बल का तो कोई ना कोई मान है, फिर भी कार्य शून्य होना चाहिए। और कार्य शून्य कब होगा, जब विस्थापन क्या होगा, जब इस विस्थापन का मान शून्य होगा। विस्थापन का मान क्या होगा, शून्य होगा ना, तभी कार्य शून्य होगा। अगर विस्थापन का मान कुछ ना कुछ है ना तो आपका विस्थापन इसका मान शून्य नहीं हो सकता। फिर थीटा की बात करते, थीटा अगर 90 डिग्री होता तब इसका मान क्या आता, शून्य आता। लेकिन यहां पर दे रखा है कि एक वस्तु के ऊपर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। विस्थापन कैसा होना चाहिए, विस्थापन उसका शून्य होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कार्य शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो कार्य के जो क्वेश्चन है ना वो 1-2 क्लास में आगे और भी करेंगे, जिससे आपके जितने भी कार्य के क्वेश्चन है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आवागाड्रो संख्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। जो आवागाड्रो जो संख्या होती है मेरे साथी, आवोगाद्रो जो संख्या होती है, आवोगाद्रो जो संख्या होती है ये आपकी क्या होती है, इसको लिखा जाता है n नोट के द्वारा या फिर Na के द्वारा। या तो इसका प्रतीक हम ये काम में ले लेते हैं या फिर Na काम में ले लेते हैं, दोनों में से एक काम में लेना है हमें। और इसका जो मान होता है वो मान भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका मान होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये आवागाद्रो संख्या का मान होता है।
क्लियर है बात है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी एन ए या फिर एन नोट के द्वारा हम किसको प्रदर्शित करते हैं, हम अवोगाद्रो संख्या को प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या, यानी CO2 के कितने ग्राम अणु हैं साथी, CO2 के 88 ग्राम अणु हैं। CO2 के कितने हैं, 88 ग्राम। और आपको क्या पूछिए, अणुओं की संख्या पूछिए। और मैंने आपको कई क्लासों में बता रखा है कि जब भी आपको अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो, अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो साथी, तो इन दोनों को ही ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे द्रव्यमान, ग्राम में भार बटे द्रव्यमान। तो ग्राम में भार आपको कितना दे रखा है, आप कहोगे इसमें दे रखा है 88। अब आपको द्रव्यमान या तो क्वेश्चन में दिया मिलेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इस कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, लेकिन यहां पर एक ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हम 16 प्लस 16 कर देंगे, यानी 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। यानी CO2 का जो द्रव्यमान होगा मेरे साथी वो आपका 44 होगा, और 88 में 44 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कहने का मतलब CO2 के 88 ग्राम में कितने अणु मौजूद हैं, तो आप कहोगे 2 अणु मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूं, ये मैं आपको सूत्र बहुत बार बता चुका हूं, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट का ये जो सूत्र है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लेना, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनका रिवीजन कर लेना। आपका ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और वैसे मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी क्लास अलग से दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई डाउट न रहे, कोई दिक्कत आपको न आए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथी। 11 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले, फिर हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। मैंने बताया था आपको कि कोई भी अणु हो, कोई भी अणु हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे वो हीलियम का हो, चाहे वो लिथियम का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे नियोन का हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे मैग्नीशियम का हो, यानी कोई भी तत्व हो, कोई भी आपका अणु हो, उसके 1 ग्राम में, कोई भी आपका अणु होता है, उस अणु के 1 ग्राम में, 1 ग्राम में जो 1 ग्राम में जो अणु होते हैं, 1 ग्राम में जो अणु होते हैं साथी, वो किसके बराबर होते हैं, वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो 1 ग्राम में जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने अणु हो जाएंगे, तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएंगे, और अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। क्लियर है बात है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें दे रखा है 6.02 गुणा 10 की घात 23। इसमें मैंने 1 2 ज्यादा बता दिया, और यहां पर 1 2 नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये भी आपका सही है और ये भी सही है। क्लियर है बात है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो कोई भी आपका अणु हो, उस अणु के 1 ग्राम में किसके बराबर अणु होते हैं, तो याद रखना साथियों अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। चाहे वो हाइड्रोजन का 1 ग्राम अणु हो, चाहे वो आपका पोटेशियम का 1 ग्राम अणु हो, चाहे वो आपका एल्यूमिनियम का 1 ग्राम हो, चाहे वो मैग्नीशियम का 1 ग्राम हो, उस सभी में क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर आपके अणु होते हैं। और अवोगाद्रो संख्या का मान मैंने आपको बता ही दिया, इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात है? समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक के 2 अक्षर शामिल हैं, यानी इनमें से कौन से तत्व के 2 प्रतीक शामिल हैं, 2 प्रतीक शामिल हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो प्रतीक था ना, प्रतीक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो याद रखना मेरे साथी, बर्जीलियस ने बताया था। किसने बताया था? बर्जीलियस ने बताया था, ठीक है। और बर्जीलियस ने बताया था कि कोई भी आपका तत्व होता है, उस तत्व का प्रतीक लिखने के लिए या तो हम एक अक्षर का प्रयोग करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, शुरू के जो 2 अक्षर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब किसी भी तत्व के प्रतीक में 1 अक्षर भी हो सकता है और किसी भी तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर भी हो सकता है। अगर 2 अक्षर होंगे तो जो पहला अक्षर होगा, वो तो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कैपिटल लेटर का होगा, और जो दूसरा होगा मेरे साथी, वो क्या होगा, आपका
छोटा होगा यानी स्मॉल लेटर का होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा आपका छोटा और पहला अक्षर आपका बड़ा होगा। अगर किसी तत्व में एक अक्षर है, उसके प्रतीक में एक अक्षर है, तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा। यह बात किसने बताई थी, यह बात बर्जिलियस साहब ने बताई थी। कब बताई थी, तो 1811 ईस्वी की बात है मेरे साथी। 1811 ईस्वी में तत्वों का जो प्रतीक है वो किसने दिया था, बर्जिलियस ने दिया था। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको यह पहचान करना है कि निम्न में से कौन से तत्व के प्रतीक में दो अक्षर शामिल हैं। तो पहले हम बात करते हैं कार्बन की। जो कार्बन है मेरे साथी, कार्बन का प्रतीक होता है आपका C, क्लियर है। उसके बाद आपको दे रखा है आयोडीन। अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का प्रतीक होता है मेरे साथी I। अगर हम बात करते हैं लोहा, लोहा जो होता है उसको कहा जाता है आयरन, और आयरन का सूत्र होता है Fe यानी फेरस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो फ्लोरीन का आपका प्रतीक होता है F। अब आपको यह बताना है, इनमें से देख के यह बताना है कि किसके अंदर, किसके प्रतीक में दो अक्षर हैं। तो आप कहोगे लोहा के प्रतीक में कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो C है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इसके प्रतीक याद हैं तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको आवर्त सारणी करवाऊंगा, और आवर्त सारणी, आवर्ती वर्गीकरण या आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको सारे सूत्र वगैरह याद करवा दूंगा, सारे इसके जो प्रतीक हैं वो याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो याद रखना साथी, बर्जिलियस ने प्रतीक के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या फिर दो अक्षरों के द्वारा किया जाता है। तो यह बात किसने बताई थी साथी, बर्जिलियस ने बताई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। डेमोक्रिटस की बात करते हैं तो डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द का गठन किया था। जो परमाणु शब्द है ना, इस परमाणु शब्द का जो गठन है, इस परमाणु शब्द का जो गठन है वो किसने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था। और साथियों जो डाल्टन है, डाल्टन ने क्या किया था, परमाणु की खोज की थी, परमाणु की खोज। तो परमाणु की खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो डाल्टन को दिया जाता है, और परमाणु शब्द का गठन किसने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था। लेवोजियर की बात करते हैं, लेवोजियर जो है, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ये सारी बातें मैं आपको पीछे के वीडियोज में बता चुका हूं, ठीक है, फिर भी मैंने आपको बताना जरूरी समझा। चलिए साथी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। इसमें से किसके प्रतीक में केवल एक अक्षर है। तो वही बात आपको पता होना चाहिए, किस तत्व का प्रतीक क्या है। अगर हम बात करते हैं मेरे साथी तांबा की, और तांबा को कॉपर भी कहा जाता है, तांबा को क्या कहा जाता है, कॉपर। ये जो तांबा है ना, तांबा, इसको हम कॉपर के नाम से भी जानते हैं, कॉपर। और कॉपर का जो प्रतीक होता है मेरे साथी वो होता है Cu। कॉपर का प्रतीक क्या होता है, Cu। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का C होता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का आपका होता है Cl। और अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का आपका होता है Ca। अब आपको यह पूछा है कि किसके प्रतीक में केवल एक अक्षर है, तो आप कह दोगे कार्बन के प्रतीक में केवल एक अक्षर है, और सभी में देखो दो दो हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, बी, ऑप्शन नंबर बी, वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। साथ ही हम बात करते हैं सबसे पहले संयोजी उत्तक की। सबसे पहले बात करते हैं संयोजी उत्तक की। संयोजी जो उत्तक होता है मेरे साथी, वो क्या करता है, वो हमारे अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, अंगों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य। हमारे अंगों को जोड़ने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, संयोजी उत्तक का, ठीक है। और संयोजी उत्तक कौन कौन से हैं साथी, एक तो आपका होता है हड्डी, हड्डी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। और एक आपका जो रक्त होता है, रक्त, ब्लड, वो भी आपका एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। क्लियर है। इसके अलावा साथी एक होता है आपका कंडरा, एक होता है आपका कंडरा, और एक होता है आपका स्नायु। ये जो कंडरा होता है, कंडरा, ये मांसपेशियों को यानी पेशी को किससे जोड़ता है, अस्थि से जोड़ता है। हमारी जो मांसपेशियां होती है उसको हड्डी से जोड़ने का काम कौन करेगा, हड्डी से जोड़ने का काम करेगा कंडरा। और एक होता है आपका स्नायु, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका स्नायु करता है। ये दो आपके क्या हैं, ये दो आपके संयोजी उत्तक हैं। क्लियर है। तो ये जो हड्डी है वो भी आपका एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। रक्त जो है ना, वो सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जैसे हार्ट को हमारी आंख से जोड़ दिया,
हार्ट को हमारे फेफड़ों से जोड़ दिया, तो इस प्रकार से अपने रक्त अपने परिवहन के माध्यम से वो जोड़ने का काम करता है। और हमारी हड्डियां भी एक पूरे शरीर का निर्माण करती हैं, एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संयोजी ऊतक कहा जाता है। अगर हम तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं, तंत्रिका ऊतक की, ये जो तंत्रिका ऊतक होता है साथी, ये हमारे तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, यानी हमारे मस्तिष्क का, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो मस्तिष्क, हमारा जो मेरुरज्जु होता है, वो किससे मिलकर के बनता है, तो साथी वो इस तंत्रिका ऊतक से मिलकर के बनता है। एक होता है आपका पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। अगर हम पेशी ऊतक की बात करें तो ये किसका निर्माण करता है, हमारे मांसपेशियों का निर्माण करता है। ये मांसपेशियों का निर्माण, ये मांसपेशियों का निर्माण करने का काम करता है आपका पेशी ऊतक। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इन दोनों का जो संयोजन होता है ना, इन दोनों का संयोजन यानी तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, इन दोनों का संयोजन शरीर के संचालन के लिए आवश्यक है। शरीर के संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखना साथियों, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक दोनों का जो संयोजन होता है, इन दोनों का संयोजन ही हमारे शरीर को संचालित करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का संचालन निम्न में से कौन सा संयोजन करता है, तो ध्यान रखना मेरे साथी, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक दोनों आपस में मिलकर के एक दूसरे आपस में क्या करते हैं, संयोजन बिठाते हैं, एक दूसरे का समझ से आपस में क्या करता है, हमारे शरीर का संचालन करता है। क्लियर है बात है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेरे साथी उपकला ऊतक की, अगर हम उपकला ऊतक की बात करें, जो आपका उपकला ऊतक होता है, इस उपकला ऊतक को हम एपिथेलियल ऊतक के नाम से भी जानते हैं, एपिथेलियल ऊतक। और ये क्या करता है मेरे साथी, ये हमारे शरीर की त्वचा का निर्माण करता है, त्वचा का निर्माण करता है ना। और हमारे जो अंग होते हैं, उन अंगों की जो भीतरी व बाह्य जो भित्ति होती है, भित्ति मतलब दीवार, उस दीवार का निर्माण करने का काम भी किसका होता है, तो साथी ध्यान रखना, ये होता है आपका एपिथेलियल ऊतक का उपयोग होता है, या फिर उपकला ऊतक का काम होता है। उपकला ऊतक क्या करता है, हमारे मुंह की जो परत होती है, हमारी जो त्वचा होती है, हमारे जो अंग हैं, ये मान लो कोई अंग है, तो इस अंग का दिखेगा आपको बिल्कुल, इस अंग का अंदर की दीवार बनाने का काम, इस अंग की बाहरी दीवार बनाने का जो काम होता है, वो किसका होता है, इस उपकला ऊतक का होता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हमारी जो वर्क नलिकाएं होती हैं, वर्क नलिकाएं मतलब किडनी की जो नलिकाएं होती हैं, उसकी भित्ति का निर्माण कौन करता है, तो जितने भी अंग हैं हमारे, सभी अंगों की अंदर की दीवार और बाहर की दीवार बनाने का जो काम है, वो किसका है, इस उपकला ऊतक का है। इसके साथ साथ हमारे मुंह की परत भी कौन बनाता है, मुंह के अंदर की परत भी बनाता है, और मुंह की बाहरी परत भी कौन बनाता है, उपकला ऊतक बनाता है। हमारी त्वचा का निर्माण भी कौन करता है, उपकला ऊतक करता है, या फिर एपिथेलियल ऊतक करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है। विचित्र मतलब सभी से अलग क्यों माना जाता है। विचित्र का मतलब होता है जो सबसे अलग होता है, यानी हमारी कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, हमारी कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, लेकिन उन कोशिकांगों में से जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उन सभी से अलग होता है। तो अलग क्यों होता है उसका कारण आपसे पूछा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं मेरे साथी, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर जो खोज है, इसकी जो खोज है साथी, वो की थी, एक व्यक्ति का नाम था अल्टमान और एक वैज्ञानिक का नाम था कोलिंकर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के किसकी खोज की थी, इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, ये नाम किसने दिया था, तो साथी ध्यान रखना, बेंदा नाम का एक वैज्ञानिक था, इस बेंदा नाम के वैज्ञानिक ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, शक्ति ग्रह या फिर ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, या फिर पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका कारण भी मैंने आपको कई बार बता दिया कि ये क्या करता है, हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा जाता है। अच्छा, अब इसको विचित्र अंग क्यों मानते हैं। विचित्र अंग का मतलब सबसे अलग। ये विचित्र अंग क्यों है, क्योंकि साथी इसके अंदर स्वयं का इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और इसके अंदर स्वयं का ही क्या होता है, राइबोसोम होता है, स्वयं का राइबोसोम, स्वयं का डीएनए और स्वयं का राइबोसोम होने के कारण इसको सबसे अलग माना जाता है, सबसे विचित्र माना जाता है। क्लियर है बात है। अरे समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या करता है, ये जो है ना, इसके पास में स्वयं का खुद का डीएनए है, अपने खुद के डीएनए का उपयोग करता है, इसके पास खुद का राइबोसोम है, इसलिए सबसे अलग है, ये सबसे विचित्र है। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर आपका साथी जो डी है ना इस क्वेश्चन का, वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, यानी स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का राइबोसोम होता है, इसलिए इसको विचित्र अंग मानते हैं। क्लियर है बातें? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए मेरे साथी 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन यानी मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बताया था। हमारे शरीर के संचालन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, तो ध्यान रखना साथी, एक तो आपका तंत्रिका ऊतक और एक आपका प्लस में आपका पेशीय ऊतक। ये दोनों जो ऊतक होते हैं ना, ये दोनों ऊतक हमारे शरीर के संचालन के लिए मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं, आपके पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक कैसे काम करता है मूवमेंट में? तंत्रिका ऊतक में आता है हमारा मस्तिष्क हमें क्या करता है, संदेश देता है, और उस संदेश के आधार पर हमारी मांसपेशियां क्या करती हैं, उस संदेश के आधार पर हमारी मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं, काम करती हैं। तो तंत्रिका ऊतक भी काम आता है और हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो भी काम आती हैं, किसके संचालन में, हमारे शरीर के संचालन में। इसीलिए इन दोनों का जो संयोजन है ना साथी, वो हमारे शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका साथी बी है ना, बी, वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, संयोजी ऊतक का मैंने काम बता ही दिया था आपको। संयोजी ऊतक क्या काम करता है, हमारे अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हड्डी और रक्त हमारे दो क्या हैं, संयोजी ऊतक हैं। इसके अलावा कंडरा और स्नायु भी संयोजी ऊतक हैं। इसी प्रकार से मैंने तंत्रिका ऊतक का कार्य भी बताया था, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण करना। और आपका जो पेशी ऊतक है वो मांसपेशियों का निर्माण करता है। और उपकला ऊतक क्या करता है, उपकला ऊतक हमारे आंतरिक और जो बाहरी जो अंग होते हैं, हमारे जो अंग होते हैं, उन अंगों की अंदर की दीवार बनाना, उस अंगों की बाहर की दीवार बनाना। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी त्वचा का निर्माण करना, हमारी मुंह की परत बनाना, अंदर की परत बनाना, हमारी जीभ की परत बनाना, हमारी आहार नाल जो है उसकी परत बनाना। जितने भी हमारे शरीर में अंग है ना, उनके अंदर और बाहर की दीवार बनाने का काम आपका उपकला ऊतक का होता है, या फिर एपिथेलियल ऊतक का काम होता है। ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को उल्लेख नीचे दिया गया है। उन कार्यों को पढ़ना है और उन कार्यों को पढ़ करके आपको यह बताना है कि यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो पहले को देखो, ऑप्शन ए को देखो। ए में दे रखा है कि यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है, अंगों के अंदर जो खाली स्थान होता है उसको भरने का काम करता है। ठीक है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, अंदर के अंगों को सहारा देने का काम करता है। ठीक है, ऊतकों की मरम्मत में भी सहायक होता है। तो ये तीनों की तीनों किसके कार्य हैं? अगर हम पेशी ऊतक की बात करते हैं तो पेशी ऊतक तो हमारा क्या करता है, पेशियों का निर्माण करता है, ये तो नहीं हो सकता। फिर उपकला ऊतक की बात करते हैं, उपकला ऊतक क्या करता है, हमारी मुंह की परत बनाना, हमारे अंगों की परत बनाना, त्वचा का निर्माण करना। तो ये भी दूसरे को सहायता प्रदान नहीं करता, ये भी दूसरे ऊतकों की मरम्मत नहीं करता, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं वसा ऊतक की, वसा जो ऊतक है ना साथी, वसा ऊतक जो है ना साथी, वो हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है। कहां? त्वचा के नीचे। मान लो ये हमारा कोई अंग है, और ये हमारी त्वचा है। तो इस अंग और त्वचा के बीच में आपको क्या मिलेगा, इसके बीच में ये मिलेगा आपको वसा ऊतक, ये मिलेगा आपको वसा ऊतक। और वसा ऊतक को क्या कहा जाता है, एडिपोज भी कहा जाता है, एडिपोज। ये जो है ना वसा ऊतक, ये बाहरी आघात से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी जो आघात होता है, बाहरी जो चोट होती है, उससे क्या करता है, रक्षा करता है। क्लियर है बात है? अब हम बात करते हैं अवकाशी ऊतक की। अवकाशी ऊतक, इसमें दे रखा है आपको अवकाशी ऊतक। ये जो अवकाशी ऊतक होता है साथी, इसको हम क्या कहते हैं, एरियोलर ऊतक भी कहते हैं। एरियोलर ऊतक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो एरियोलर ऊतक होता है, ये क्या करता है, अन्य ऊतकों को सहायता प्रदान करता है, उसको सहारा देने का काम है वो किसका है, इस एरियोलर ऊतक का होता है। ये एरियोलर ऊतक होता है, ये क्या करता है, ऊतकों की मरम्मत भी करता है। और ये अवकाशी ऊतक है, इसलिए क्या करता है, अवकाश यानी रिक्त स्थान को भी भरने का काम करता है, अवकाश को भरने का काम भी करता है। भरने का काम भी कौन करता है आपका, ये अवकाशी ऊतक करता है। क्लियर है? और आपको यही पूछा था कि ऊतकों की मरम्मत करना, ऊतकों को सहारा देना, उनके अवकाश को भरना किसका कार्य होता है, तो आपको उत्तर हो जाएगा अवकाशी ऊतक का, या फिर एरियोलर ऊतक का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है ना? तो क्वेश्चन सरल नहीं है, क्वेश्चन बहुत टाइट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी रेलवे के एग्जाम में। आपकी ग्रुप डी की छोटी सी एग्जाम है, आपको ग्रुप डी की एग्जाम के, ग्रुप डी की नौकरी के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? बिल्कुल छोटा मोटा काम करना पड़ता है, बिल्कुल लो लेवल की एग्जाम है, लो लेवल की कैटेगरी की आपकी जॉब है। लेकिन फिर भी देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं। तो बिना साइंस के आप रेलवे में नौकरी नहीं लग सकते, ये फैक्ट है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथी, 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? हड्डी, मैंने अभी अभी आपको बताया था हड्डी और रक्त दोनों क्या है आपके, हड्डी और रक्त दोनों आपके संयोजी ऊतक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हड्डी और जो आपका रक्त होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपके संयोजी ऊतक होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? साथी मैंने अभी अभी आपको देखो ये बताया था वसा ऊतक के बारे में, वसा ऊतक के बारे में अभी अभी मैंने बताया था। जो वसा ऊतक आपका होता है ये कोई आपका अंग है और ये आपकी क्या है? त्वचा है। तो अंग और त्वचा के बीच में आपको क्या मिलेगा? अंग और त्वचा के बीच में आपको मिलेगा वसा ऊतक या फिर एडिपोज ऊतक। त्वचा और अंगों के बीच में एक परत के रूप में आपका वसा ऊतक पाया जाता है, एडिपोज ऊतक पाया जाता है। और ये हमारे अंगों की बाहरी आघात से, बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? वसा ऊतक करता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा आपका? ए सही होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप मेरी बात को अच्छे से सुनते हो और उनको नोट करते हो तो आपको अपने अंदर सुधार देखने को मिलेगा। और अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आया साथी, तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल से जोड़ सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप उनको भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई बदलाव चाहिए, कोई आपको सुझाव देना है तो कमेंट जो सेक्शन है वो खुला है, उसके अंदर आप कमेंट कर दीजिए। और साथ ही व्हाट्सएप से भी मेरे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां मैंने आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिलता है। साथ ही आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ है तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।